बाकी सब लोग वीडियो ऑन कर लें। चलिए देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोहर मॉडल पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल इमिट द फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन will emit the photon of highest frequency in hydrogen atom. The photon of highest frequency in hydrogen. ए ऑप्शन दिया है, फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 2, फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 2। बी ऑप्शन दिया है फ्रॉम n बराबर 2 टू n बराबर 1। तो केवल 2 लोगों का नेटवर्क इशू है, बाकी लोग ऐसा ना करें, ठीक है। n बराबर 2 टू सी दिया है n बराबर 2 टू n बराबर 6, सी दिया है फ्रॉम n बराबर 2 टू n बराबर 6, और डी दिया है 6 टू 2, फ्रॉम n बराबर 6 टू n बराबर 2। देखिए So from n बराबर 2 to n बराबर 6, ऑप्शन सी। देखिए पहली बात तो इनके पूछने के तरीके से ही हमें 2 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो फॉलोइंग ट्रांजिशन इमीट्स करेगा मतलब हायर टू लोअर जंप करेगा। हाँ सर। तो ये तो लोअर टू हायर है और हाँ सर, ये डी भी होगा, लोअर टू हायर। तो बी और डी बोलो। डी डी आएगा फ्रॉम n बराबर 6 टू n बराबर तो 2। चेक किसमें चेक करोगे? बी एंड डी। बी और डी को चेक करो, जिसका डेल्टा ई मैक्सिमम आएगा उसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। विच विल हैव बी आएगा ना, क्योंकि वो सबसे छोटा है। बी आएगा ना। मैं अभी डेल्टा ई की वैल्यू पूछूंगा, बकवास नहीं। इसका डेल्टा ई कितना आएगा बी वाले का, और इसका डेल्टा ई कितना है? विच विल हैव मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। डेल्टा ई हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में किसका दोनों का डेल्टा ई बताइए कितना आ रहा है। इसका डेल्टा ई बताइए कितना आ रहा है, और इसका डेल्टा ई बताइए कितना आ रहा है। क्या बताएंगे? बी का कितना है बी का डेल्टा ई? सर वो तो नहीं, बट ऐसे तुम बताओ बी का डेल्टा ई कितना है? तुक्का ना मारो, ये एग्जाम नहीं है। सब। अब देखिए समर्थ आपका तो वीडियो खराब नहीं था, श्रेय आपका तो खराब नहीं था, कोमल आपका तो खराब नहीं था, चैतन्य गिरी तुम्हारा तो खराब नहीं था, दर्शिल तुम्हारा खराब नहीं था, यशा का खराब था, श्लोक का सिद्धार्थ तुम्हारा तो खराब नहीं था, चौको
यस पाटिल, चौको, भाई ये तो हमें लग रहा है पढ़ते नहीं है, ये तो बस क्लास में घुस करके चले जाते हैं। चलिए इनका नाम नोट करके भेज देते हैं, कोचिंग में बात करेंगे। चलिए बताइए इसका डेल्टा ई की कितना आया, इसका डेल्टा ई कितना आया, कुछ आया किसी का? 16 into 10 raised to something. 10 रेज़ टू समथिंग आ गया। अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बता दो यार ना, ऐसा क्या है? चलो इसका 2 से 1 में जाएगा तो डेल्टा ई क्या आएगा? E2 माइनस E1, तो ये कितना होगा बताओ? 13.6 माइनस 13 2 स्क्वायर माइनस माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, तो डेल्टा ई कितना है बोलो? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.6 माइनस 13.6 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/4 तो इंटू 3/4 कितना आ जाएगा बोलो? हाँ या ना बोलोगे कुछ? 10.2. 10.2. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका कितना है बोलो? E6 माइनस E2, E6 क्या होगा? माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर माइनस E2 कितना होगा बोलो? माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बोलो? Minus. तो 13.6 कॉमन हो जाए, 1/4 माइनस 1/36 Yes, sir. 8/36. तो मतलब 13.6 इंटू 8/36. 8/36 तो देख के पता चल रहा। कितना है बोलो? जल्दी बोलो। सर 3 आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ये बताओ? सर भी ऐसे देख के मत सोचना कि ये तो 201 में कूद रहा है तो कितनी एनर्जी होगी, ये 602 में कूद रहा है तो इसमें तो ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है कि फोटॉन की। सर ऐसे नहीं सोचो। बोलो बोलो। ओके सर, कुछ नहीं सर। हाँ सर समझ में आ अरे डेल्टा ई ज्यादा होगा तो डेल्टा ई तो होता है एच न्यू। हाँ सर, न्यू प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट। प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। चलो अब जरा गौर से देखो, जरा ध्यान से देखो, इसका एग्जैक्ट फिगर अगर तुम्हें लैब में कराया जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का तो देखो कैसा आएगा। अगर इसका एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए जैसे देखो, तुमने इसे लिया था n बराबर 1 n बराबर 2 ऐसे करके किया था, तो n बराबर 1 में एनर्जी कितनी आई थी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो n बराबर 2 की एनर्जी कितनी आई थी? 3/4 into 13. अरे वो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 की एनर्जी कितनी आई थी? -1.51.
-1.51 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 4 की कितनी आई थी? 13.6 0.85 0.85 माइनस, फिर ऐसे डॉट 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 5 6 7 इंफिनिटी कर दो। अब इसको ओरिजिनली में देखिए कितना कितना गैप है। देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 13 से सीधे 3, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो सर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये कहलाएगा n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से ही जंप करने में ज्यादा एनर्जी थी। फिर सीधा n बराबर 2 पता है कहाँ जाएगा? यहाँ n बराबर 3.4 ये एनर्जी कितनी होगी बोलो? 3.4 10 10.2 अरे 10.2 सॉरी। आगे बढ़े, सब लोग आ चुके हैं ना? चलिए, बहुत लोग का वीडियो ऑफ दिखाई दे रहा है। समर्थ मातुश्री डीशा। हाँ सर सॉरी। नेक्स्ट n बराबर 3। अब n बराबर 3 देखो यहां ड्रॉ कर, 2 और 3 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस कितना है बोलो? 2.5 2.59 59 1.89 अरे यार 1.89 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से इसको क्यों वो करे? 3.4 में से ये माइनस करो, 1.5, इन दोनों का डिफरेंस लो। फिर अब धीरे धीरे देखो पास आते जाएंगे। n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 8 9 10। ऐसा होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिनल मॉडल। क्या देख पा रहे हो? मतलब जो एनर्जी देनी है मेनली n बराबर 1 से 2 तक पहुंचाने में देनी है, बाकी सब में उतनी एनर्जी नहीं देनी। मतलब जो हिम्मत क्योंकि दोनों का जुटाना है, डिस्टेंस कम है ना। हाँ ये ऐसे अपराधी के तरीके से। तो अपराधी क्या करता है? पहली बार जब अपराध करता है तभी उसे हिम्मत जुटाना पड़ता है, डर लगता है। फिर उसके बाद तो वो अपराध करने का आदी हो जाता है। बोलो, बिना पूछे बिना सोचे समझे बंदूक चला देता है। वैसे ही किसी पढ़ने वाले बच्चे का भी होता है। पहली बार जब किसी कंपटीशन बैठता है तो उसके अंदर एक डर, एक वो भय रहता है, वो कांपता रहता है। जब पहली बार कंपटीशन उसके पास, तो हर कंपटीशन उसको एक ही जैसे लगते हैं। IAS हो, IT हो, MBBS, सब कुछ डालेगा, मारेगा, टिक करेगा, आगे बढ़े। बोलो, तो जो एक्चुअल मॉडल होता है वो ऐसा होता है। बोलो भाई, कहाँ घूम रहे हो? स्लो को तुम तो घर का चौतरफा चक्कर लगा रहे हो। आगे बढ़े, बोलिए। हाँ या ना? चलिए बना देने दो। आगे बढ़े। यस सर। दूसरा क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन if electron is moving in fifth orbit. Next question. Find
the angular momentum of electron if electron is moving in fifth orbit, फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए। 5h/2 पाई। 5OH 5h यानी 5 into Planck constant upon 2 into pi। देखो भाई, किसी भी अगर याद करो, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन NH cell, यदि इलेक्ट्रॉन NH सेल में मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? n into h upon 2 pi। हाँ, तो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH upon 2 pi। बोलो। तो अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट मूव करेगा तो सर 5 into h upon 2। 5h upon 2 pi। बोलो। तो फिजिक्स कहती है कि अगर एंगुलर मोमेंटम पता है तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, या एनर्जी पता है तो एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। इसलिए फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी तो क्वांटाइज्ड हो गई ना, बोलो जितनी होनी चाहिए। तो धीरे धीरे बोहर का मॉडल क्वांटाइजेशन की तरफ टेंड कर रहा था। ठीक है, तो क्या क्या ड्रॉबैक लिखे थे बोहर के, बोहर की क्या क्या कमियां रह गई थी बताओ। अभी वन इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज का वो सब पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए केवल वैलिड है, ठीक। दूसरा, सब सेल और ऑर्बिटल का आइडिया नहीं था, केवल सेल। तीसरा, सर वो उस इलेक्ट्रॉन की सिर्फ पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है। हाँ, जबकि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर का होता है। चलो, चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम लाइन ब्रेक किया, नहीं बता पाए, ठीक, बहुत अच्छी। तो अब देखो, नेक्स्ट देखो, मतलब बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन the particle nature of electron। but we know that हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डुअल नेचर। बोलो, electromagnetic radiation has dual nature। कौन कौन सा था? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर, जिसे तुमने क्या क्या समझा था? ड्यूअल नेचर होना चाहिए। पहले क्या पढ़ा था? तो प्लैंक क्वांटम थियरी। बोलो, प्लैंक क्वांटम थियरी किस पे आधारित थी? पार्टिकल नेचर पे। दूसरा क्या पढ़ा था पार्टिकल नेचर पे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बोलो, यस हाँ सर। किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो डिस्क्रीट वेवलेंथ निकलती रहती है। फिर और क्या पढ़ा था? बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो, पढ़ लिए थे ना? मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
नहीं तो बिल्कन ड्रॉप तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की खोज थी, ETC, ये पार्टिकल। फिर उसके बाद तुमने पढ़ा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस पे वो होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। नहीं पोलराइजेशन पार्टिकल नेचर होता है, ये पोलराइजेशन पार्टिकल नेचर, ETC, ज़ेमान इफेक्ट, ये सब। अच्छा तो एक बात बताओ, जरा गौर से सोचना, जब तुम कह रहे हो कि रेडिएशन मतलब एनर्जी, बोलो रेडिएशन, या इसको और क्या बोलोगे, डुअल नेचर ऑफ एनर्जी, तो एक बात बताओ, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास होता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू हाँ mc स्क्वायर। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास, तो अगर एनर्जी के दो नेचर हैं तो मास के भी दो नेचर होने चाहिए, बोलो। हाँ सर। तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। तो इफ एनर्जी हैज डुअल नेचर देन मास शुड आल्सो हैव डुअल नेचर, बोलो। तो इफ एनर्जी है डुअल नेचर, ये सब काम मैं कर लिया। then none mass should also have dual nature। तो मास के भी दो नेचर होने चाहिए। हाँ तो मास के भी दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। लेकिन अब ये जैसे लाइट में, रेडिएशन में दोनों नेचर अलग अलग फील होते थे, कोई नेचर पार्टिकल से एक्सप्लेन होता था, कोई नेचर वेव से। लेकिन मास में पार्टिकल और वेव दोनों साइमल्टेनियस इनबिल्ड होंगे, बोलो। तो इन एनी मास वेव नेचर इज एसोसिएटेड विथ मास, बोलो। तो एनी मास, दुनिया का कोई भी मास इन दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड बोलो सीधे, इन दिस यूनिवर्स possesses particle नेचर as well as wave nature simultaneously। बोलो भाई, दुनिया का कोई भी मास पार्टिकल और वेव नेचर को साइमल्टेनियसली एक साथ पोजेस करेगा, रखा रहेगा, बोलो हाँ या नहीं। एंड दिस इज derived by de Broglie, DBROGLI, डी ब्रॉगली नाम है, पढ़ा जाता है डी ब्रॉगली, समझ गए, डी ब्रॉगली नाम है और पढ़ा जाता है डी ब्रॉगली। देख लो भाई, नहीं समझे बोला सर, वो नोट कर ले क्या सर, 5 मैंने मिनट बोला? नोट कर ले। हाँ लिख लो।
तो ये दुनिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरीके है। जब तक नहीं जानते हो कुछ भी, तब तक तुम्हें लगेगा साइंस बड़ा है, और जब साइंस को जान जाओगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोटा है, या सब कुछ बड़ा है, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। डुअल नेचर है वर्ल्ड में, अर्थ में। सर ये क्या लिखा हुआ है? एनी मास एंड दैट इन दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड का कोई भी मास, वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को एक साथ रखता है। बोलो, जबकि वही मास जब एनर्जी में बदलता है तो ये दोनों नेचर साइमल्टेनियस नहीं एग्जिस्ट होते हैं। पार्टिकल होगा तो वेव नहीं, वेव होगा तो पार्टिकल नहीं, लेकिन रहता दोनों। नोट कर लिए भाई, जितने वीडियो ऑफ किए प्राणी एक बार ऑन कर लें। सर एक मिनट। आगे बढ़े। सर ये डी ब्रोगली का एक बार स्पेलिंग आप ऊपर से ठीक से लिख दोगे? डी लिख, अभी लिखने जा रहे हैं। डी बॉगली, तो लिखो डी बॉगली हाइपोथेसिस। डी BROGLIE, डी बॉगली हाइपोथेसिस। मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के डुअल नेचर। ठीक है, तो हम लोग भी तो मैटर से ही बने हैं। बोलो, तो हमारे अंदर भी डुअल नेचर होता है, एक वो डरपोक और कायर वाला, और एक वो सूरवीर वाला। तो एग्जाम आता है तो कायर वाला नेचर डोमिनेंट हो जाता है, और जो एग्जाम बीतता है हम लोग सूरवीर बन जाते हैं। बोलो, हाँ तो डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो उन्होंने क्या कहा था कि एनी मैटर possesses particle as well as wave nature simultaneously. And the wavelength associated with matter, and the wave associated with matter is called matter wave. Bolo, and the wave associated with matter called de Broglie wave.
मैटर ऑब्लिक डी ब्रॉगली वेव, उसे डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव कहते हैं। बोलो हाँ या नहीं। एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर called de Broglie wavelength, and the wavelength associated with matter called de Broglie wavelength. मैटर से एसोसिएटेड वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। अब देखो ये कैसे आएगा। E is equals to mc स्क्वायर और E is equals to h न्यू। बोलो हाँ सर। इसका मतलब mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, मतलब mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। यस सर। अब ये लैम्डा क्या है? ये लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्योंकि h न्यू से है। बोलो हाँ सर। वेवलेंथ ऑफ फोटोन कोई मर कट रहा है सी से सी, तो लेमडा किधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? h अपान m इंटू सी। इसका मतलब लेमडा इज इक्वल टू h अपान पी। तो क्या है? फोटोन की वेवलेंथ है। बोलो और p क्या है? मोमेंटम। इसका मतलब p इज इक्वल टू h बाई लेमडा। तो फोटोन का मोमेंटम भी निकाल सकते हो अगर उस फोटोन का वेवलेंथ पता हो तो। बोलो हाँ या ना। तो सिमिलरली हम कहें, सिमिलरली तो मैंने बोला था कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। बोलो बोहर मॉडल से। और दूसरा तुम्ही ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमता है तो स्ट्रंग टफ में ऐसे घूमेगा। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होगा तो। यस सर। तो इसका मतलब दो स्ट्रंग के बीच की दूरी लेमडा, तो सरकमफ्रेंस में मान लो n स्ट्रंग बनेंगे। एम लैम्डा। 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा। बोलो यस सर। अब जरा गौर से देखो। अब यहाँ लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। अब देखो ये किसी इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिला दो। n लेमडा, n की जगह पे क्या रख दो? 2 पाई r एम वी आर n लेमडा h अपन 2 पाई। इन दोनों से एम वी आर ऐसा करते हैं, r किसी एक को गायब करो, n को गायब करो। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो एम वी आर इंटू 2 पाई बाई h। तो 2 पाई r इज इक्वल टू एम वी आर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई h आयन इंटू लेमडा। 2 पाई से 2 पाई 13 सत्यानाश हो, r से r तो लेमडा क्या आ जाएगा? h अपान एम वी अपॉन एच। बिल्कुल एकदम फोटोन से मैच कर रहा है। देखो लेमडा h अपान m इंटू सी, h अपान m इंटू वी। सर उधर अगर यह वेलोसिटी बहुत फास्ट हो जाए तो c हो सकती है,
तो ये फोटोनिक वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ यार। हाँ सर, अगर तो वेलोसिटी ऑफ ये हाँ, ये वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी लैम्डा डी। बोलो ऐसे लिख लो डी, पहले लिख लो इतना। सर वो मैटर और डी ब्रॉगली वेव, मैटर ऑब्लिक डी ब्रॉगली, मैटर वेव कहो चाहे डी ब्रॉगली वेव कहो, मतलब मास से एसोसिएटेड वेव को डी ब्रॉगली वेव कर। जैसे तुमने सुना होगा कि कहा जाता है कि सैनिकों को कि कदम ताल मिला के पुल पे नहीं चला जाता है, नहीं तो पुल गिर जाएगा। बोलो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो हाँ, इसका मतलब कि किससे मैच हो गई? पुल की फ्रीक्वेंसी से सैनिक की कदमों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी। बोलो और जब सैनिक एक साथ लेफ्ट राइट करेंगे तो सबके पांव एक साथ गिरेंगे, तो एम्पलीट्यूड अचानक बढ़ेगा उनके सैनिकों के जो पैरों से जो आवाज जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी का, और वो पुल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, तो फिर पुल गिर सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो इसका मतलब ही है कि पुल में भी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी है तो वेव भी होगा। बोलो हाँ यार ना। तो इसका मतलब कि दुनिया का कितना भी बड़ा मास क्यों ना हो, ब्रह्मांड का भी वेव नेचर है। समझ गए? यस सर, समझ गए। हाँ, जो ब्लैक होल में खड़े होकर देखोगे तो समझ आएगा कि ये यूनिवर्स जो होता है वो वेव की तरह वाइब्रेट करता है। इसीलिए तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है ना। पी बराबर मोमेंटम, यहां से भी पी नहीं लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। अब यहाँ एम क्या था? यहाँ एम था मास ऑफ फोटॉन। फोटॉन का रेस्ट मास 0 माना जाता है, तो फोटॉन का काइनेटिक मास डिफाइन होता है। बोलो तो इसका मतलब हाँ, पहले इतना लिख लिया कि नहीं ये बताओ। नहीं सर, एक मिनट। यस सर। सर बोलो भाई यार। सर तो फिर लैम्डा इंफिनिटी हो जाएगा। क्या? अगर मास अगर फोटोन रेस्ट पे है तो फोटॉन रेस्ट पे कहाँ रहता उसकी है? मास 0। अरे तो फोटॉन रेस्ट पार्टिकल नहीं है ना। हाँ बिल्कुल इंफिनिटी हो जाता है। सर ये हमने एम्पियर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई किया है, वो कौन सा इक्वेशन मतलब? सर mc इक्वल्स टू फोटॉन कैसे हो? क्या? mc इक्वल्स टू फोटॉन कैसे हो गया? mc इक्वल टू फोटॉन कहाँ है? लेमडा को ना लिखे है वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। mc स्क्वायर एच न्यू को क्या लिख सकते हैं? c बाई लेमडा। तो mc इज इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एच अपॉन m इंटू सी नहीं हो जाएगा लेमडा के जगह? हाँ सर, फिर आपने लैम्डा इक्वल्स टू h बाय फोटॉन क्यों लिखा सर? फोटॉन नहीं लिखा, p लिखा, मोमेंटम। अरे m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम कहलाती है ना। तो ये फोटॉन का मोमेंटम होगा। बोलो तो फोटोन का मास कितना होता है एक्चुअल? अरे गजब हाल। फोटॉन का मास हम कैसे, तुम क्या किस फोटॉन का मास कर रहे हो? उसकी एनर्जी हर फोटॉन का अलग अलग होगा ना, अलग अलग एनर्जी है तो अलग अलग मास होगा ना। यस सर। कोई फिक्स थोड़ी होता है कि फोटॉन का मास फिक्स है। जैसे ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि बटाका 20 रुपए किलो ही जिंदगी भर बिकेगा। पहले बटाका 2 रुपए किलो था, 20 रुपए किलो है तो वही बटाका ना। बोलो तो फोटॉन के मास की बात ना करो, बस ये जानो कि फोटॉन पार्टिकल नेचर था कि नहीं। बोलो हाँ क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ोगे आगे, अभी ये 11th की बातें नहीं। तो जो फोटॉन पार्टिकल नेचर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उसका मोमेंटम, उसने मोमेंटम गिराया, दिया था, एनर्जी दिया था, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला था। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हम डी ब्रॉगली के हिसाब से कह सकते हैं कि यदि कोई मास v स्पीड से मूव करेगा तो जो उसके वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी वो लेमडा डी ब्रॉगली एच अपान एम इंटू वी होगी।
तो if a mass m is moving with velocity v, then de Broglie wavelength या the wavelength associated with mass अब मूव करना बंद कर दे तो वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं होगी, वो मास जैसा दिखाई देगा। जैसे गाड़ी को 140 पे चलाने लगो तो लहराने लगती है कि नहीं गाड़ी, ऐसे 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 पहिया ऐसे 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 हिलने लगता है। बोलो सर। हाँ बोलो यार। हाँ वही कह रहा हूँ कि तो फिर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वेलोसिटी से। वही तो कर रहे हैं। तो विथ मास जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा क्या आ जाएगी, h/p, या यू कर सकते हो कि लेमडा क्या हो जाएगा, h/m/v। अब जरा देखो, अगर मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, तुम ध्यान से देखना, अगर कोई कार खड़ी है तो वो कार नहीं ऐसे कांपेगी हिलेगी, लेकिन अगर धूल छोड़ दो, हवा में ऐसे धूल गिरा दो तो धूल वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि मास बहुत कम है तो उसका वेव नेचर दिखाई देने लगता है। बोलो बीड़ी पीने वाले को देखो मुंह से धुआं छोड़ते हैं तो वो जो पार्टिकल कार्बन का निकलता है वो जिगजैग मोशन करते जाता है। बोलो तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ मास इज वेरी हाई तो लेमडा इज वेरी लो, सो वेव नेचर इज नॉट डोमिनेंट, पार्टिकल नेचर इज डोमिनेंट। बोलो हाँ यार। तो इफ मास इज वेरी हाई, अगर मास बहुत ज्यादा है देन लेमडा वेरी लो, लेमडा बहुत कम होगा, और जब लेमडा बहुत कम होगा देन पार्टिकल नेचर इज डोमिनेंट। तो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करे, और अगर मास बहुत क्या करे, मास बहुत कम हो, इफ मास इज वेरी लो, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है ना, बोलो यस सर। तो अब उसका वेव नेचर ऑब्जर्व होने लगेगा। बोलो देन वेव नेचर इज डोमिनेंट। मतलब तुम्हें जीवन का रहस्य कुछ पता चल रहा है। पर हम साइमल्टेनियस लोग वेव की तरह नहीं दिखते, पर हाँ, लेकिन हमारे अंदर भी वेव है। हाँ। अब आदमी देखो, आदमी मर जाता है तो एक दिन के अंदर वो सड़ जाएगा, 24 आवर के अंदर। क्यों? क्योंकि वेव नेचर उसका खत्म हो गया, अब वो प्योर मास में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो काइनेटिक नहीं है, रेस्ट हो जाएगा। और जब तक जान है तब तक मूव करते रहते हैं हम लोग, जहान है एकदम, पूरा ब्लड भी दौड़ता रहता है शरीर में, न्यूरॉन्स दौड़ते रहते हैं, सब कुछ गतिमान होता है। बोलो अब यूनिवर्स का देखो, ब्रह्मांड का साइमल्टेनियस बिहेवियर है मास पार्टिकल का, इसीलिए तो समय बना है, समय। और समय की फितरत क्या होती है, मोशन, गति। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएंगी।
जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, साइंस में घुसते जाओगे, वैसे चीज समझ में आएगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी या मैटर वेव H/P 2 या लैम्डा डी H/m इंटू MV। ये Yes, याद रहेगी। अब देखिए, कोई जरूर नहीं कि आप मोमेंटम को चाहें तो काइनेटिक एनर्जी से नहीं रिलेट कर सकते हैं। एनर्जी मोमेंटम तो एक ही चीज होती है ना, परिभाषाएं बस दो अलग तरीके दिए। मतलब हम कह रहे हैं कि तुम पूरा देश भर का सोना खरीद लो, चाहे 25 कंपनियों का शेयर खरीद लो, बात तो एक ही है ना। कुल मिला के तुम अब वैल्यू ही तो खरीद रहे हो, बोलो। पैसा ही तो खरीद रहे हो, बोलो हाँ या ना। इसे मिटा देना, बोलो। हाँ सर मिटा दो। तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे आप किसी सोनार के यहाँ जाइए, आप उसको सोना बेचते हैं, तो ज्वेलर्स को जब आप सोना अपना बेचते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप अमीर हो रहे होते हैं। अमीर तो वही हो रहा होता है, क्योंकि वही सोना फिर वो दूसरे दाम में बेचेगा, बोलो हाँ या ना। यस बोलो, सर। किसी के पापा सुनार तो नहीं है, बुरा तो नहीं मानेगा। तो अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि चूंकि we can also express de Broglie wavelength in the terms of kinetic energy. We can also express de Broglie wavelength in the terms of काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², बोलो हाँ। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m² v²। इसका मतलब m² v² क्या होगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना बोलो। तो mv क्या आ जाएगा? √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस mv की वैल्यू उठा के इसमें ठूस नहीं देंगे, बोलो। तो लैम्डा डी ब्रॉगली कितना आ जाएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर किसी पार्टिकल की 2m काइनेटिक kinetic एनर्जी energy। H/√2m 2m इंटू, into kinetic energy। देख लो भाई। तो 3 फॉर्मूला बन रही है डी ब्रॉगली की। अरे कुछ और लगा सकते हैं भाई, जब सब कुछ तो एक दूसरे से लिंक ही ना है यार। सोनवा खरीदे हैं जो उसको बेच करके पैसा कमा सकते हैं, या जो पैसवा कमाए उसको बेच करके सोना खरीद सकते हैं, या फिर उसको बेच करके चीनी खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, डी मार्ट में जाके सामान खरीद सकते हैं। वैल्यू तो है ना, बोलो। हाँ सर है। सर सब इंटरलिंक है। हाँ बोलो। सर इसके मुताबिक वे जो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी उसमें वो। वेव नेचर दब जाता है, पता नहीं हाँ चल पाता है, लेकिन होता है। हाँ, समझ तो गए? सर मतलब कि सन का मास बहुत ज्यादा है पर उसका वेव नेचर हमें फील नहीं हो रहा है, लेकिन सन में पार्टिकल मास दोनों नेचर। तो पर इतनी लैम्डा क्यों वो कर पाता है फिर वो लैम्डा की वेवलेंथ की वो लाइट है वो कैसे दे सकते हैं? मास उसका ज्यादा अरे है उस पर। अरे उसका मास तो बहुत ज्यादा है, तो वेव नेचर बहुत कम होगा। मतलब हम उसको मतलब नॉर्मल उससे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नॉर्मल मेथड। बोलो, हम कह रहे तुम्हारे बगल में भूत बैठा है, लेकिन उसमें मास नेचर 0 है, पूरा का पूरा वेव नेचर है। तुम देख पा रहे हो उस भूत को? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मास नेचर है, भूत के अंदर पूरा का पूरा वेव नेचर है, लेकिन बैठा है तुम्हारे बगल में भूतनाथ। बात को समझो। एग्जांपल दिया सर। क्या एग्जांपल खराब हो गया?
सर एक सेकंड। नहीं सर, अच्छा था सर, कॉम्प्लीमेंट है। हाँ भाई, अब पार्ट फिल्म नहीं देखे भूतनाथ रिटर्न? सर भूतनाथ देख। अरे भाई, बंकू कोई दिखाई देता है वो? क्यों? क्योंकि बंकू का मास नेचर कम होता है, छोटा बच्चा है तो वेव नेचर उसका ज्यादा है, तो भूतवा उसको दिखाई देता अरे सर लॉजिक मारा है। नहीं, लॉजिक नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात तो समझो। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर दोनों नेचर ना हो। बस ये जानो, अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम मास नेचर को देख रहे हैं। और अगर जो चीज हमसे परे है वह वेव नेचर। जी सर। सर तो तो हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे अगर माइक्रोस्कोपिक कहाँ लेवल में। कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाते हैं हम? इलेक्ट्रॉन का मोशन इतना फास्ट होता है कि हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते। जैसे माइक्रोस्कोप लेके हवा को देख लेते हैं क्या? नहीं देख पाते। हवा फील होती है, वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा जाता है। हाँ, लेकिन ये पता चलता है कि कुछ है यहाँ जो हरकत कर रहा है। अरे तुम एटम से बधे हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी आई थी? वीएन की वैल्यू बताओ। 2.16 × -18। बाई 100 आई थी लाइट के स्पीड से। लाइट की स्पीड का 1/100 इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, और ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, जो इलेक्ट्रॉन बधा हुआ है। तो जब वो इतना तेज मूव कर रहा है, तो सोचो कैसे हम देख पाएंगे? क्या हम लाइट को आते हुए देखते हैं क्या? सन से आते हुए देखते हैं पृथ्वी पे? हम लाइट देखते हैं, लाइट को आते हुए नहीं देखते। तो यही तो यंग स्लिट ने भी कहा था। यंग स्लिट का यही कहना था कि 10 एक्सपेरिमेंट किया, एक किया, यहाँ स्क्रीन ले लिया और यहाँ सोर्स ले लिया, सोर्स एस, यहाँ से लाइट जली। तो जब वो लाइट को देख रहे थे, यहाँ एक इसके सीध में रख दिया सोर्स एस। तो जब वो लाइट को देख रहे हैं, तो लाइट किसी एक छेद से जा रही है। तो किसी एक छेद पे जा रही है, तो यहाँ जो चमक होनी चाहिए, फ्लोरेसेंस, वो इसी छेद के सामने होनी चाहिए। बोलो। यस सर। लेकिन चमक पूरे पर्दे पर होती है, यहाँ से एकदम पूरा डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। मतलब उनका ये कहना है कि इसमें तो लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करने लग रही है, वेव नेचर भी। हम तो समझ गए कि लाइट फोटान है, फोटान पार्टिकल है, लेकिन ये पर्दवा पर जाते ये वेव नेचर टाइप की फील होने लगी, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं 70%। ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब लाइट को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पार्टिकल जा रहा है, लेकिन जैसे ही नजर झपकाते हैं ऐसा लगता है कि दोनों से लाइट जा रही है, दोनों से लाइट जा रही है। तभी ऐसा बन सकता है, दोनों से जाएगी तभी। तो इसका मतलब कि ऐसा लग रहा है कि लाइट को पता है कि कोई हमें देख रहा है। मतलब लाइट ये जान चुकी है कि कोई मुझे ऑब्जर्व करता है। तो मतलब लाइट ऐसा बिहेवियर करती है जैसे उसको ये पता है कि उसे देख रहा है। जैसे हाँ तो सर, तुम अकेले में नाच रहे हो और तुम्हें कैमरे के सामने नाचो, तो कैमरे के सामने जब नाचोगे तो तुम्हारे अंदर ये इनबिल्ड हो गया कि मुझे कोई देख रहा है। और जब तुम अकेले में नाचते हो तो तुम्हारा बिहेवियर दूसरा होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सर तो सर अगर कोई एक डार्क रूम है तो उसमें लाइट जाने के लिए सिर्फ 2 जगह है, तो फिर अगर देख रहे हैं तो सिर्फ थोड़ी ही लाइट जा रही है, पर जैसे बंद कर तो पूरा रूम में नहीं लाइट नहीं नहीं नहीं, तो वो जो छेद है ना, वो छेद है, वो उसकी वेवलेंथ का आर्डर का होना चाहिए, स्मॉल। जैसे एक ब्लेड लेकर के ऐसे बल्ब के पास से करके देख, तो देखो कैसे लाइट चमकती है ब्लेड के नोक पर। या अपनी आंख को ऐसे करके जलते हुए ट्यूबलाइट को देखो, तो ट्यूबलाइट देखो कितना मोटा दिखाई देता है। बोलो। यस सर। मतलब इतना छोटा चीज, या गोल जो बल्ब जल रहा था ना, अपनी आंख को ऐसे करके देखोगे तो वह बल्ब ऐसे सेफल की तरह ट्यूबलाइट की तरह दिखाई देने लगे। चलो दूसरा चीज कि हम चार्ज पार्टिकल के लिए भी
ये तो सिंपल मास था जिसकी काइनेटिक एनर्जी। चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो दूसरे तरीके से निकाली जाती है ना, बोलो। तो हम ये बोलेंगे, एक सेकंड रुको, आवाज है, आवाज साउंड कम करो। देखो बंकू सब देख रहे हैं। तो दूसरी चीज देखो, दूसरा चीज समझो कि इफ एनी चार्ज, अच्छा चार्ज में काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? चार्ज को बस किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रख दो, जो चार्ज को रख दोगे काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, बोलो। तो इफ एनी चार्ज Q इज केप्ट, सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है, इन V पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो हेलो। यस सर। हाँ, इन V पोटेंशियल डिफरेंस जब V वोल्ट में रख दोगे ना, तो देन काइनेटिक, अरे याद है स्टॉपिक पोटेंशियल को E इंटू वी कर दिए थे, इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर करके स्टॉपिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाले थे कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ, तो देन काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज कितना होगा, बोलो। Q इंटू वी। हाँ यान। हाँ सर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, फॉर इलेक्ट्रॉन, बहुत लोगों का वीडियो ऑफ दिखाई दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोलो। E इंटू वी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, तो फिर लेमडा डी ब्रॉगली कितना हो जाएगा, बोलो। H अपान 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। जहाँ H क्या है दुनिया में, H स्मॉल h भी बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाएगा, H फॉर प्लैंक कांस्टेंट। अब H फॉर हैन मतलब मुर्गी और ये सब नहीं बताया जाएगा आने वाले बच्चों को, जब जैसे जैसे रोबोटिक्स आगे बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जाएगा। ए फॉर कोफिशिएंट बताया जाएगा, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर स्पीड फॉर लाइट, डी फॉर डी ब्रॉगली, ऐसे करके पढ़ाया जाएगा एबीसीडी। आगे बढ़ने, तो बच्चा पढ़ना ही छोड़ देगा। बस बच्चे अभी मैं अपने बालक को बोला कि वो मोबाइल यूट्यूब बंद करो, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसमें मेरा डाटा फंस रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं पहले से डाउनलोडेड वीडियो देख रहा हूँ, मैं कोई अभी डाउनलोड, और वो बच्चा 5 इयर्स का है, मैं तो 5 साल का था, तो मुझे ये नहीं पता था डाउनलोड का मतलब। कौन चबा रहे थे सर आपका ही तो बेटा है, तेज होगा। नहीं, बात वो नहीं है, तेज गधा नहीं है, बात है कि कैसे संभव है। इसका मतलब न्यूरॉन्स आजकल दूसरी चीजें खोज रहे हैं, इंटेलिजेंस खोज रहे हैं, उन्हें क्लासिकल मास से नहीं मतलब है, उन्हें फील्ड चाहिए, फील्ड। तो हर जनरेशन अलग चीज सोचती है, हर लोगों की अलग प्रायोरिटी होती जाती है, इसीलिए तो सबकी लाइफ क्वांटाइज्ड है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता जाता है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं चाहिए, समझ गए। तो ये भी क्वांटाइज्ड है कि अगर आज शाम तक तुम लोग का ड्रिल 1 ड्रिल 2 जमा नहीं हुआ तो कल क्लास कर नहीं पाओगे, ये भी क्वांटाइज्ड है, पहले से डिसाइड है। सर फिर आगे Q बढ़, फॉर क्वांटाइज्ड। हाँ हाँ वो तो हम आ ही रहे। तो यहाँ m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसी भी तरीके तुम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो, इतनी बोलो। तो एक क्वेश्चन बोले सर वो ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या फिर वो अलग ही है? अरे अगर दिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चार्ज की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दे, तो उसे जूल में बदल के यहाँ लिख दो ना। चलो चलो मैं अभी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। लिखो लिखो,
an alpha particle is accelerated through क्वेश्चन ये है कि an alpha particle is accelerated, एक अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, थ्रू अ पोटेंशियल, मतलब v वोल्ट लगा दिया गया, अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट हो गया, एनर्जी गेन कर ली, पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। तो कह रहा है then the de Broglie wavelength associated with it will be, then find lambda d, ऐसे बोल दो de Broglie wavelength समझ जाना, associated with it, इससे एसोसिएट de Broglie wavelength की वैल्यू बताओ। हाँ बोलिए भाई। जल्दी बोलिए, तूफान आ रहा है ताउते, तूफान आने से पहले क्वेश्चन लगाई, लाइट डगमग डगमग करने लगी। देखो मैटर ने अपना वेव नेचर दिखाना शुरू कर दिया है, अभी बाहर निकल के देखो घरों से। अच्छा तुम ही सोचो, ये जो जियोग्राफी वाले समझाते हैं समझाओ, एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है और अगर वो पार्टिकल का वेव नेचर देखना चाहे तो हवाएं कैसे चलती हैं बताओ, हवाएं कैसे चलती हैं? क्या कोई गैस के एटम ऐसे तो फ्रीली फ्लो करते हैं। ऊपर बैठ के भगवान कोई मोटर चलाते हैं क्या बड़ा सा? सर गैसियस पार्टिकल्स फ्रीली फ्लो करते हैं। हाँ गैस। अरे सर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है ना, तो होता है ना विंड। अच्छा ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब ये बताओ, ये प्रेशर डिफरेंस कौन जनरेट करता है, कैसे जनरेट होता है प्रेशर? हॉट एयर हो जाता है, हीट सर। अच्छा अब जरा देखो, मतलब जब लास्ट रिजल्ट पे जाओगे ना तो तुम्हें यही पता चलेगा कि पार्टिकल तो वेव और वेव पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर रहा है। बोलो, डी ब्रॉगली ने इसको समझ गया, डुअल बिहेवियर। बताओ भाई। तो देखो 4 ऑप्शन लिखा है तुम्हारे उसमें, तो हम पहला ऑप्शन लिख दे रहे हैं ए, अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम। ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, अंडर रूट 150 बाई वी अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। ओ एंगस्ट्रॉम है, मतलब 10 की पावर -10 से लफड़ा करना पड़ेगा। बी दिया है 0.286 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। सी दिया है 0.101 बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, 0.101 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, और डी दिया है 0.983 डिवाइडेड बाई वी एंगस्ट्रॉम। अब बताओ एबीसीडी में से कौन आएगा, फटाफट बताओ। हाँ सर कौन है सर? तो जो जिनका हो चुका है, जो बच्चे पढ़ लेते हैं वो इंतजार ना करें कि हमें साइन करेंगे, हम क्लास में एवरेज बच्चों के हिसाब से चलते हैं। वो बच्चे खुली छूट है, पूरी मॉड्यूल लगाएं, 5 ड्रिल जाके लगा जाएं, नरेंद्र अवस्थी भी लगा लें, नहीं है किताब तो हम भेज दें। हाँ सर भेज सकते हो तो फिर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम आपकी ग्रुप में अभी आज डाल देंगे नरेंद्र अवस्थी की किताब। उसमें बहुत ढंग के लेवल के क्वेश्चन दिए होते हैं, अच्छे लेवल वाले। तो लेवल 1 सभी लोग लगा सकता है, छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लेवल 2 कुछ लोग लगा पाते हैं, और लेवल 3 सब लोग नहीं लगा पाते।
सर एक बार बताओ ना सर। तो हो, ये तो बहुत तगड़ी बारिश आ गई। कोई बात नहीं। हाँ, तो ये बताना। हाँ सर, देखिए चालू हो गया बारिश। देखिए, पार्टिकल ने वेव नेचर को एक्वायर कर लिया, तूफान आने शुरू हो गए। सर लैपटॉप उड़ जाएगा, हम्म, थंडरिंग हो रहा है। कुछ नहीं होगा। देखो जरा ध्यान से, जल्दी देखो। देखो, ये वैल्यू दिखाई दे रही है। लेमडा क्या है बोलो? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। मतलब सब कुछ जूल में कर रहे हो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। 2m, तो 2 into, अच्छा अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है बताओ? 2 times of proton. 2 times of proton That's 2. 2 into 1.6 into 10⁻⁻24. कि 4 times of proton बाबू? 2He4 से Times of proton, 2 times of neutron. न्यूट्रॉन। 4 यूनिट मास होता है ना अल्फा पार्टिकल का जी। भूल गए क्या? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। हाँ सर। 4 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बोलो? 1.6 into 10 into 10⁻27 kg। 4 gram. केजी में लिखो ना, एसआई सिस्टम चल रहा है, ग्राम ग्रुम के ऊपर। इनटू इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रिक कितने? 2m into q। हाँ, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का 2 गुना। He2+ को बोलते हैं ना अल्फा पार्टिकल। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल। तो 2 into 1.6 into 10⁻19 into v। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दियो, ऑटोमेटिक जूल यस में बदल जाता है। हाँ सर। अब बताओ, अब लेमडा निकाल, सब कुछ पता चला। अब वो लेमडा आएगा मीटर में, और तुम्हें एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो तुम पहले ही क्या कर दो ऑप्शन ऊपर 10 to the power 10 to power minus 10 10 से to मल्टीप्लाई। multiply. -10 क्यों? 10 to the power 10 में ना मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल रहे हैं, तो 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बोलो। तो 6.6 into 10⁻34 into 10⁻10 डिवाइडेड बाई ये भाई साहब 2 into 4 into 1.67 into 10⁻27 into, रुक जाओ, ये एसी का प्लग निकाले, एसी जल वल जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। into 2 into 1.6 into, हाँ हवा लेने के चक्कर में 50,000 का चूना लग जाए, into v एंगस्ट्रॉम। अब जो आएगा वही आंसर। सर रूट है ना अभी भी। रूट है तो क्या फर्क पड़ता? हाँ रूट, तो रूट ऐसा कौन सा डरावनी चीज है कि बुलाना सर पड़ेगा उसको डॉक्टर? 1/2 लेके कर सकते हैं। 1/2 नहीं, पावर 1/2। और 1/2। अरे आप सबका मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए ना, 10 की पावर को अलग कर लीजिए, उठा के इसको बाहर फेंक दीजिए निकाल के। बोलो भाई। दो लोग हमसे जरूर बात करें, एक पहला क्रिस वाघेला और एक जॉशन चोको। इन दो लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। क्रिस वाघेला, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सर। तब मैंने क्या की? या नहीं, आप लोग होमवर्क दो लोगों का सबसे कम क्यों दिखाता है? सर कम क्या, ऑलमोस्ट सारा ही होमवर्क कंप्लीट कर दिया है आज का। और कर दिया? हाँ सर, कल सबमिट कर दिया। हाँ, मेरा तो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है। जैसन चोको तुम्हारा भी? हाँ सर, देख लो सर आप एक और बार। अच्छा चलो, हम नहीं, अब तो देखते हैं। अब तो मेरा जैसे सुबह भोर में 3 बजे नींद खुल गई अचानक, फिर नींद नहीं आ टेंशन में रही। ला दिया सर आपने। नहीं तो फिर मैं क्या करता हूँ, अचानक गूगल क्लासरूम खोल के देखता हूँ कौन कब सबमिट कर रहा है।
सर आज का भी यही मेरा काम, आज कंप्लीट हो जाएगा। यही हम बबलू काम ही बचा। अब जीवन में कुछ है नहीं, क्वांटाइज हो गया है। जिस दिन 3 4 5 क्लास न पढ़ाया जाए उस दिन दिमाग पूरा दही हो जाता है, खराब हो जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो जाता है। और जिस दिन आदमी 4 5 क्लास पढ़ाता है सब कुछ सही जाता है। क्वांटाइज हो गई चीजें, वर्क भी क्वांटाइज हो गया। चलिए बताइए। सी आ रहा है सर। सर होगा। जो भी आ रहा हो, आगे बढ़े। बोलिए। हाँ सर। बड़ा ही खतरनाक खंडर है। सर आज यहीं तक रखा जाए, बैटरी भी नहीं है। अरे आप लोगों की बैटरी बहुत खत्म होती है। तो इस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन आप चाहें तो लगा सकते हैं। ड्रिल 4 में दिया है, ड्रिल 5, ड्रिल 4 में नहीं, ड्रिल 5 में दिया है इसके क्वेश्चन। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत फास्ट कर सकते हैं वो ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3, ड्रिल 4 और ड्रिल 5 भी कर सकते हैं। लेकिन ड्रिल 5 में थोड़े क्वेश्चन इसके भी दिए गए हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसने कह तो दिया। अब हाइजेनबर्ग्स हम लोग पढ़े थे अपने मास्टर्स में, जब हम लोग पढ़ते थे तो 4 पन्ने में वो डिराइव हुआ था फॉर्मूला, लेकिन 11th में एक लाइन में लिखा हुआ है। तो अब हेडिंग डालिएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बोहर का ड्रॉबैक है। हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये जो तुम लोग बकवास कर रहे हो ना, पार्टिकल वेव डुअल नेचर, कोई एक ही चीज निकाल पाओगे सही सही, 2 चीजें एक साथ बता नहीं पाओगे। बोलो हाँ या ना। अगर आप किसी का राम नेचर जानना चाहते हैं तो रावण नेचर छिप जाएगा, और अगर आप किसी का रावण नेचर जानना चाहते हैं तो राम नेचर छिप जाएगा। मतलब आदमी एक साथ डुअल बिहेवियर थोड़ी शो कर सकता है। हाँ या ना। हाँ सर। जैसे कोई कहे कि अमृत से आदमी अमर हो जाता है और विष पीने से आदमी मर जाता है। तो एक बात बताओ, 1 चम्मच अमृत और 1 चम्मच विष मिला करके पी लेते, तो इससे बढ़िया पानी ना पी लेते? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब अपने घर में एक वो अंगीठी जला दो गर्म करने के लिए, और मतलब ब्लोअर भी चला दो और एसी भी चला दो। इससे बढ़िया दोगुनी लाइट बिल जला रहे हो, सब स्विच ऑफ नहीं कर देते, टेम्परेचर उतना ही रहता। बोलो। तो हाइजेनबर्ग ने एक चीज बड़ी शानदार सोची, ये बहुत जीनियस टाइप का आदमी था। तो इसका प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आप इसके प्रैक्टिस बढ़िया से करेंगे तभी बताएं। और हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करो भाई, हम होमवर्क का स्टेटस दिखा दें इन लोगों का। कोई भागेगा नहीं शर्मा करके। बोलो भाई। तो 4 5 बच्चे हम देखें बस बढ़िया करते हैं। 2 3 लड़कियां हैं वो भी मेहनत कर रही हैं। 4 5 लड़कियां, मतलब 10 लोग अच्छी स्पीड से जाते हैं क्लास में, जितना चाहिए होता है 11th में। बाकी 25 26 लोग थोड़ा स्पीड स्लो है। सुनाई दे रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। दिखा रहे हैं अभी आपसे। ले लो भाई, हमें भी अंदर ले लो। एक वेदांत अथर्व करके आदमी इंटर कर रहा होगा, केयूर। ले लिया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।